नहीं मैम। हाँ हाँ अभी हुआ। ठीक है। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो गया? यस। ठीक है। अच्छा, लास्ट दिन हम लोग जो सम्स किए थे उसमें मैंने एक इंसर्ट करवाया था बाद में मेटेरियल 1, और मैंने बोला था अभी लिख लो, बाद में समझाएंगे कब मेटेरियल 1 यूज करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले उसका एक नोट्स जो है वो छोटा सा एक लिखवा देते हैं कब हम लोग मेटेरियल 1 यूज करेंगे, और उसके बाद वैसा एक रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो हेडिंग लिखो, इसे नोट डाउन कर लो। हेडिंग लिखो सब्सिक्वेंट प्रोसेस इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सब्सिक्वेंट subsequent process in equivalent production। सब्सिक्वेंट प्रोसेस इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब जब हम लोग इक्विवेलेंट वाला सम्स करेंगे और अगर जो प्रोसेस हम लोग को प्रिपेयर करने बोला जा रहा है वो अगर सब्सिक्वेंट है, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें सब्सिक्वेंट था वो प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस 2 था, तब क्या ट्रीट करना है। whenever we prepare whenever we prepare subsequent process account comma process account comma we have to, whenever we prepare subsequent process account we have to record two types of, we have to record two types of material, that is material 1 and material 2। ये 1 और 2 को मैंने इस तरह से सर्कल कर दिया ताकि दिख जाए तुम लोग को। मेटेरियल 1 एंड मेटेरियल 2। मेटेरियल 1 मीन्स, material 1 means the output of previous, the output of previous process which is regarded as first input in the current process। Point 3, material 2 means the input is introduced in the current process। Point 4, while preparing the statement of equivalent production, while preparing the statement of
equivalent production material 1 must be recorded as 100%. Recorded as 100, अच्छा यहाँ लिख देता है 100%। रिकॉर्डेड एज के बाद यहाँ पर लिखा है मैंने 100% एंड मटेरियल 2 is to be recorded as recorded as यहाँ मैंने डॉट डॉट दे दिया है, recorded as per given percentage, as per given percentage। तो पहले थोड़ा पॉइंट को समझ लेते हैं। पॉइंट में ये बोला है कि जब हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला सम्स करेंगे और जो प्रोसेस हम लोग बना रहे हैं वो अगर सब्सिक्वेंट है, जैसे अगर 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 2 3, और हम लोग को प्रोसेस 2 या 3 दिया है जो कि एक सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, तो क्या होना चाहिए? व्हेनेवर वी प्रिपेयर सब्सिक्वेंट प्रोसेस अकाउंट वी हैव टू रिकॉर्ड 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। वहां कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग को 2 तरह का मटेरियल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज मटेरियल 1, एक मटेरियल को हम लोग मटेरियल 1 बोलेंगे और एक मटेरियल को मटेरियल 2 बोलेंगे। अब कौन सा मटेरियल 1 है? मटेरियल 1 मींस द आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस, मतलब ये अगर प्रोसेस 2 प्रोसेस बन गया, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, तो इससे जो मटेरियल जाएगा, इसमें जो इनपुट जो जाएगा, इसका जो आउटपुट जो P2 का इनपुट होगा, P1 का जो आउटपुट वही तो P2 का इनपुट होगा, तो वो जो मटेरियल है उसे मटेरियल 1 बोलेंगे। मींस द आउटपुट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस, दैट इज मेरे एग्जांपल पे P1 which is regarded as first input in the current process, जो फर्स्ट इनपुट माना जाएगा इस करंट प्रोसेस के लिए। पहले P1 से लेगा, उसके बाद ही मार्केट से जो इनपुट लाया गया है मटेरियल का वो यूज किया जाएगा, क्योंकि मार्केट से तो बाद में लाएंगे, ये तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये इसको मिल ही जाएगा एज ए इनपुट, इसीलिए इसे मटेरियल 1 मानेंगे। और मटेरियल 2 मींस द इनपुट, यहाँ पर 2 बार द हो गया, द इनपुट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द करेंट प्रोसेस, जो यहाँ पर इंडिविजुअली जो मार्केट से लाया जाएगा वो वाला जो इनपुट है उसे हम लोग मटेरियल 2 बोलेंगे। अब देखो मेन जो पॉइंट है यहाँ पर, और एक जो हम लोग को समझना है यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया किसे मटेरियल 1 बोलेंगे और किसे मटेरियल 2 बोलेंगे। फिर while preparing the statement of equivalent production, जब हम लोग equivalent production बनाएंगे, यानी जहां पर हम लोग मटेरियल परसेंटेज यूनिट फिर लेबर परसेंटेज यूनिट इस तरह से लिखेंगे, वहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा मटेरियल 1 मटेरियल 2। मटेरियल 1 मस्ट बी रिकॉर्डेड एज, अब ये किस तरह से रिकॉर्डेड होना चाहिए? 100% पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मटेरियल 1 100% पे रिकॉर्ड होगा, और मटेरियल 2 जो है वो जो एज पर, मतलब वो तो गिवन ही रहेगा ना कि कितना कितना पर, मतलब इस बार जो इनपुट है उस पर कितना यूज हुआ है, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज पर गिवन परसेंटेज हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब इसको समझने के लिए हम लोग 2 सम्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक फीफो से कर लेते हैं और एक वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। तो ये वाला हो गया, ये हटा दे। हेलो, यस मैम। और मैंने शायद एक होमवर्क दिया था तुम लोग को, क्वेश्चन नंबर 12। किया था तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12? कोई कुछ नहीं बोल रहा, यानी नहीं किया। किसी ने किया है? कोई कुछ बोल रहा था। हाँ मैम করেছি। ও মৌসুমি করেছো? হয়েছে? हाँ मैम। আচ্ছা,
अब देखो, जो डाउट था उस दिन, जो क्वेश्चन में अचानक से हम लोगों ने दो मटेरियल क्यों लिखा, उसका मैंने पहले एक्सप्लेनेशन बता दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग अक्टूबर 2005 प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। यूज क्या करना है, कौन सा मेथड यहाँ पर बता ही दिया है, तो हम लोग फीफो ही फॉलो करेंगे। फीफो मेथड टू वैल्यू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब देखो, ओपनिंग WIP दिया हुआ है 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 25,750। वैसे भी ये एवरेज मेथड से होता ही नहीं, क्योंकि उसका भी मैंने नोट लिखवा है। एवरेज मेथड से हम लोग तभी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर ये जो एक्सपेंडिचर है प्रीवियस ईयर का, इसका परसेंटेज में ब्रेकअप होना चाहिए। ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर है इसका ब्रेकअप होना चाहिए, मतलब कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड, ये ब्रेकअप होना चाहिए। तो ये फीफो से ही करना पड़ेगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू, यानी ये सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पर दो मटेरियल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग दो मटेरियल यूज करेंगे, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। और देखो, प्रोसेस 2 से कितना ट्रांसफर हुआ है, 53,000 यूनिट और 4,11,500। ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, फिर प्रोसेस 4 में ट्रांसफर हुआ है, मतलब होगा 3 से 4 में 48,000 ये यूनिट दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3 का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 5,000 यूनिट स्क्रैप्ड है 2,000। डायरेक्ट मटेरियल एडेड ऑन प्रोसेस 3 1,97,600। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस जो है इन द प्रोसेस वाज 5% ऑफ प्रोडक्शन का 5% है, एंड स्क्रैप एंड सोल्ड एट ₹3 पर यूनिट, और जो स्क्रैप है वो ₹3 पर यूनिट सेल होगा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो एक टेबल में दे दिया है। ओपनिंग में देखो, ओपनिंग WIP में मटेरियल 80%, लेबर 60%, ओवरहेड 60%। क्लोजिंग में देखो, मटेरियल 70, 50, 50, स्क्रैप वैल्यू, मटेरियल 100%, लेबर 80% और ओवरहेड 60%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग ये तो समझ गए क्वेश्चन में फीफो मेथड बता ही दिया है, तो फॉलो फीफो करना है। सेकंड है, ये एक सब्सिक्वेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पर दो मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप 1 होता है, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर कर लेना होता है। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तुम लोग कर लो, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर कर लो। प्रोसेस कौन सा अकाउंट करना है, प्रोसेस 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रोसेस 3 सबसे पहले लिखेंगे 2 ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP है 2000 यूनिट, और इसका जो वैल्यू है वो है 25,750। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, तो 2 ट्रांसफर जो हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम तुम लोग लिख दो, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू 53,000, और इसका जो वैल्यू है वो है 4,11,500। 4,11,500। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, तो ये इधर हो जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, ये पूरा लिख दो तुम लोग, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 4 48,000। वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3, तो बाय क्लोजिंग WIP दैट इज 5,000 यूनिट, और यूनिट स्क्रैप्ड है 2,000, लेकिन यह एक नॉर्मल लॉस भी बोला है, तो ये टोटल स्क्रैप है, उसका चेक करना पड़ेगा कितना होगा। डायरेक्ट वेजेस लिख देते हैं। डायरेक्ट वेजेस है 97,600। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड है 48,800। 48,800। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस कितना होगा। नॉर्मल लॉस का क्या है, सिस्टम बताया है। नॉर्मली तो इनपुट यूनिट पे होता है 5% ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का 5% नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये देखो, ओपनिंग में कितना था 2,000 यूनिट, और ट्रांसफर कितना मिला 53,000, तो टोटल इतना यूनिट हो गया। लेकिन जो क्लोजिंग में है, क्लोजिंग WIP है, वो तो प्रोडक्शन नहीं होगा। जो ओपनिंग WIP है वो तो इस साल ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स में, और 53,000 जो है वो भी ट्रांसफर होगा। और ये जो 5,000 बच गया, ये वाला क्या है, ये आधा बना हुआ सामान है, ये 2,000 पूरा बनेगा। ये 50,000 में से कितना नहीं बना है वही क्लोजिंग स्टॉक में है, क्योंकि फीफो का रूल्स क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहला यूनिट कौन सा है, 2,000, तो ये कंप्लीट करना फर्स्ट टारगेट होगा। फिर 53,000 है, और 5,000 का हम लोग का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो फिर 5,000 जो है ये इसी में से बचा हुआ होगा। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हम लोगों का
मतलब प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग प्लस न्यू इंट्रोडक्शन लेस क्लोजिंग, जो बचा हुआ है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोल के, वो तो प्रोड्यूस्ड नहीं है, वो तो आधा फिनिश्ड है। तो 53 प्लस 52 कितना हो गया, 55 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 50,000। तो 50,000 के ऊपर 5% चेक करो कितना होता है। 2500। 2500, तो बाई नॉर्मल लॉस हो जाएगा 2500। जबकि यहाँ पर जो यूनिट स्क्रैप्ड है वो कितना बोला है, यूनिट स्क्रैप्ड बोला है 2000, ठीक है। तो यूनिट स्क्रैप होना चाहिए 2000, लेकिन हम लोगों का कितना हुआ है इधर 2500। तो फिर बैलेंस करके देखो क्या आता है, एबनॉर्मल गेन आएगा। देखो इधर कितना हो रहा है 53,000 प्लस 2000, और इधर 2500, ये ऐड करो 2500 प्लस 48,000 प्लस 5000 ऐड करो। 55,500 इधर ऐड करो 55,500, और इधर बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है। 500, तो इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। कैसे एबनॉर्मल गेन हो रहा है देख लो, कि हम लोगों ने कितना मतलब इनपुट दिया है, 53 प्लस 2 कितना होता है 55,000 का इनपुट दिया, उसमें से अगर 2500 हम लोगों का क्या है नॉर्मल लॉस है, तो फिर आउटपुट कितना होना चाहिए 52,500, लेकिन आउटपुट कितना हुआ है 48,000, और 5,000 दोनों का ऐड करो 53,000 हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कितना, जो एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा आ रहा है 500, जो एक्स्ट्रा 500 आएगा वही एबनॉर्मल गेन होगा। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे नॉर्मल जो प्रोसेस हम लोगों ने किया था, टोटल इनपुट हो जाएगा 55,000, उसमें से 2,500 नॉर्मल लॉस है वो बता ही दिया, उन लोग के 5% के हिसाब से हो रहा है। तो आउटपुट होना चाहिए 52,500, लेकिन आउटपुट हुआ है 48,000 फिनिश गुड्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआई पे 5,000, तो दोनों को मिला के 53,000 है, जबकि आउटपुट 52,500 होना चाहिए। तो 500 का क्या हो जाएगा एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। तो तुम लोग ये वाला अकाउंट को क्लियरली बना लो, फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, किस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो एबनॉर्मल गेन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल लॉस जो है उसका स्क्रैप वैल्यू बता ही दिया है 3 रुपीज करके, तो 2,500 एट द रेट ऑफ 3 कितना होगा बताओ 7,500, तो 7,500 लिखो 7,500। बाकी यहाँ पर हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्योंकि फीफो है तो हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हम लोग सोचेंगे, 2,000 जो है वो फुल्ली कंप्लीट होगा जो 48,000 में इंक्लूडेड होगा, और 53,000 में से अगर 5,000 हम लोग का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है तो कितना कंप्लीटेड है माइनस करके बताओ 48,000, 48,000 कंप्लीटेड है। अब अगर 48,000 में 2,000 पहले का है, 48,000 में अगर ये देखो फीफो है ना, 53,000 हम लोगों ने इस बार दिया था जिसमें से 5,000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, ठीक है, और 2,000 तो फुल्ली कंप्लीट होगा। और जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले कौन सा यूनिट ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे, जो स्टार्टिंग में हम लोग को मिला था दैट इज 2,000। तो ये जो 48,000 ट्रांसफर हुआ है उसमें फर्स्ट कौन सा यूनिट गया है 2,000, उसके बाद कितना यूनिट जाएगा 46,000, तब वो 48,000 होगा। तो इसका मतलब जो इस बार हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है 53,000, ठीक है, वो उसमें से सिर्फ 46,000 जो है वो इस बार कंप्लीटेड है और 5,000 क्या है इनकम्प्लीट है। इसका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट बनाते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यूनिट्स लिख सकते हो या फिर इनपुट लिख सकते हो, यूनिट्स पर्टिकुलर
और यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आउटपुट और इनपुट इस तरह से भी लिख सकते हो। अब क्योंकि ये सब्सिक्वेंट प्रोसेस है तो मेटेरियल 1 लिखेंगे, और इसके अलावा क्या क्या खर्चा था इसमें, मेटेरियल 2 था, ठीक है, लेबर था और ओवरहेड था। और सब में परसेंटेज क्या लिखना है हम लोगों को, परसेंटेज और क्वांटिटी, परसेंटेज और क्वांटिटी, परसेंटेज और क्वांटिटी, परसेंटेज एंड क्वांटिटी। फिर से हम बता देते हैं, देखो पहले हम लोगों ने कितना इनपुट दिया, 2000, ठीक है, ये कौन सा है, ओपनिंग WIP, और हमारा टारगेट रहेगा इसे कंप्लीट करना। तो ओपनिंग WIP हम यहाँ पर हाइफन देके लिख देते हैं कंप्लीटेड। ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि फीफो मेथड वही होता है, जो फर्स्ट इन है, जो पहला है उसे पहले कंप्लीट करो। तो ये पहला है, जो मतलब इस प्रोसेस का पहला इनपुट यही है, तो 2000, ठीक है, इसे कंप्लीट करेंगे तो ये सपोज इनपुट ये इन वाला दे देते हैं, ये आउट दे देते हैं। तो 2000 जो हम लोगों ने इनपुट दिया है एज ए ओपनिंग WIP, वो कंप्लीटेड होके कितना आउटपुट देगा, 2000 यूनिट आउटपुट देगा। उसके बाद जो फ्रेशली हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है उसका कितना था, उसका वैल्यू था टोटल 53,000। तुम लोग अगर प्रोसेस अकाउंट जो बनाए वो देखोगे उसमें है 53,000। लेकिन ये 53,000 का क्या क्या कंडीशन हुआ है, कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ है, कुछ क्लोजिंग WIP हुआ है और कुछ फुल्ली कंप्लीटेड हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इंट्रोड्यूस्ड कंप्लीट, जैसे ये ओपनिंग WIP वैसे ही हम लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड कंप्लीटेड। जो इस बार फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उसमें कितना कंप्लीटेड है वो देखेंगे। फिर लिखेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट, इसका क्या था, P4, ठीक है, बताओ कि कितना ट्रांसफर हुआ है, वो यूनिट पता है, देखो अगर प्रोसेस अकाउंट देखोगे तो समझ जाओगे। बताओ कितना ट्रांसफर हुआ है, लिखा हुआ है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, कितना यूनिट लिखा हुआ है, 48,000। नॉर्मल लॉस बताओ, ये भी हम लोगों ने अभी 5% कैलकुलेट किया प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन मतलब ओपनिंग WIP 2,500। और क्लोजिंग में कितना बचा है, क्लोजिंग WIP बताओ, ये है 5,000। ये सब गिवन है क्वेश्चन में, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। और एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन है 500, ठीक है, एबनॉर्मल गेन है 500। इसे हम लोग नेगेटिव दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तभी बैलेंस होगा। और कैसे माइनस हो रहा है, अगर तुम लोग लेजर देखोगे तो वो माइनस करके इधर लिख रहा है ना, तो फिर इनपुट से अगर आउटपुट ज्यादा है तो दोनों साइड अगर बैलेंस करना है, सपोज ये दोनों टोटल को हम लोग को अगर बैलेंस करना है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट बैलेंस करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस है वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा, ठीक है, वो उसमें ऐड होके आ जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल गेन अगर होगा तो माइनस करना पड़ेगा ना, मतलब जैसे हम लोगों ने 1000 यूनिट दिया और 1500 आ गया, तो अगर दोनों साइड मुझे बैलेंस करके टोटल ऐसे दिखाना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1000, ये 1000 इन 1000 आउट, और 500 एक्स्ट्रा मिला है तो क्या दिखाएंगे यहाँ 500, तभी जाके ये बैलेंस होगा। इसीलिए एबनॉर्मल गेन हम लोग को नेगेटिव में लिखना चाहिए, एबनॉर्मल गेन हम लोग इस टेबल में नेगेटिव में लिखेंगे तभी जाके वो सेटिस्फाई होगा। तो अब देखो टोटल इनपुट कितना हो रहा है, टोटल इनपुट अगर देखोगे ये देखो 55,000 हो गया, और यहाँ पर भी इसका मतलब कितना आना चाहिए, 55,000 आना चाहिए। अब इंट्रोड्यूस्ड कंप्लीटेड कितना होगा, ये कितना होगा, देखो ये टोटल करके देखो 55,000 किस तरह से आएगा, जितना कम हो रहा है बैलेंसिंग फिगर करके उतना बता दो मुझे, और फिर हम लॉजिकली भी समझा देंगे क्यों उतना आ रहा है। टोटल करो ये कॉलम 2000 प्लस 48,000 प्लस 2000 প্লাস যেটা 48,000 হয়েছে ওটা তো 46,000 হবে না, না ওটা তো ওপেনিংটা তো মাইনাস হয়ে গেল না না, ওটা কেন 46,000 হবে, 46,000 আমি তো ট্রান্সফারটা 48,000 লিখেছি, যেটা ট্রান্সফার ওটা ওরাই বলে দিয়েছে ট্রান্সফার টু প্রসেস 4, তাই জন্য আমাকে 48 লিখতে হবে। আর যেটা আমার এই কমপ্লিটেড সেটা আমার হবে 46,000। বুঝিয়ে দিচ্ছি কেন, ये देखो जो ट्रांसफर है ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीनों ये मैंने बैलेंस करके वहां निकाला था, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फीफो मेथड्स फिर से समझो, क्यों इंट्रोड्यूस्ड में मैंने 46,000 लिखा है। ये देखो पहला बात है हम लोग 2000 यूनिट इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है,
तो ये फिनिश गुड्स बन गया, तो इसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम लोगों ने ट्रांसफर कितना किया है बताओ, हम लोगों ने टोटल ट्रांसफर कितना किया है? ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है। हम लोगों ने टोटल ट्रांसफर किया है 48,000। तो अगर 2,000 ओपनिंग वाला था तो करंट वाले से कितना लिया है? 46,000। ये वाला चीज समझो, करंट वाले से हम लोगों ने कितना लिया है? 46,000। इस तरह से टोटल कंप्लीटेड यूनिट है 48,000। फिर से समझ लो, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो यूनिट के हिसाब से फर्स्ट इन है 2,000, फिर सेकंड है 53,000। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितना टोटल जो ट्रांसफर है उसमें से कितना प्रीवियस ईयर वाला है, कितना करंट ईयर वाला है। तो अगर 48,000 ट्रांसफर हुआ है, प्रीवियस ईयर का 2,000 है, तो सबसे पहले 48,000 में जो इंक्लूडेड यूनिट्स है दैट इज 2,000। तो फिर और कितना इंक्लूड हुआ है? 46,000। तो ये 46,000 कहां से आया? 53,000 से ही आया है 46,000। तो ये दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 48,000 जो ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस 4 में। और इसके अलावा ये 53,000 का क्या कंडीशन हुआ है? इसका मतलब ये 53,000 का क्या क्या कंडीशन हुआ है ये देखो। 53,000 का 2,500 नॉर्मल लॉस है, इसका एबनॉर्मल गेन है 500, इसमें एबनॉर्मल गेन है 500, इसका क्लोजिंग WIP है 5,000, ये है क्लोजिंग WIP। और इसमें से 53,000 में से जो ट्रांसफर हुआ है वो 46,000 हुआ है। तो प्लीज तुम लोग एक बार टोटल करो 46,000, इसका टोटल करो जो मैंने अभी लिखा है। ये माइनस में होगा, एबनॉर्मल गेन मतलब एक्स्ट्रा हो गया ना, ये आना नहीं चाहिए था। ये इनपुट दिया हम लोगों ने तो आउटपुट ये सब हुआ है, लेकिन एबनॉर्मल गेन मतलब एक्स्ट्रा आउटपुट है, तो इसे माइनस में रखना है। तो ये 53,000 का नॉर्मल लॉस कितना है? 2,500, और उसके बाद 5,000 क्लोजिंग WIP, 46,000 जो है ये हम लोग का है जो फिनिश गुड्स है इस वाले यूनिट से। तो 46,000 प्लस तुम लोग करो 5,000 प्लस 2,500 माइनस करो 500, तो देखो 53,000 होगा। इसीलिए यहाँ लिखने का लैंग्वेज क्या होना चाहिए? ओपनिंग WIP कंप्लीटेड 2,000। जो ओपनिंग WIP है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2,000 यूनिट आउटपुट देगा। और जो 53,000 है उसका क्या क्या कंडीशन है? उसका कंडीशन ये है कि क्वेश्चन देखेंगे कि कितना ट्रांसफर है प्रोसेस 4 में, उसके बाद क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, उसके बाद क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP है, उसके बाद क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन है। अब ये 53,000 से जितना ट्रांसफर है प्रोसेस 4 में, इसमें लेकिन 2,000 इंक्लूड है ये वाला, इसमें 2,000 इंक्लूड है ये वाला, यानी फ्रेशली कितना है? फ्रेशली जो कंप्लीटेड है वो है 46,000 फ्रेशली, या फिर इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड मतलब जो नया, न्यू इंट्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हो। न्यू इंट्रोड्यूस्ड जो कंप्लीटेड हुआ है वो 46,000 हुआ है। क्या क्लियर हुआ है तुम लोगों को कंसेप्ट? यस मैम। अच्छा मौसमी, হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম। বুঝতে পারলে এবারে কেন 46,000 ওখানে যাবে 48,000? এটাই ফিফো। फीफो मेथड अगर फॉलो करेंगे तो इसी तरह से ही सोचना पड़ेगा। ये मैंने लास्ट दिन भी एक बार बताया था, फिर से बता रहे, जब भी फीफो में देगा तुम लोग को यही सोचना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग यहाँ अगर गड़बड़ लिख दोगे तो नहीं होगा। अब गड़बड़ लिखा है कि सही लिखा है वो तुम लोग समझ सकते हो कि गलत हुआ है कि नहीं। कैसे बताओ? जैसे मैंने आज ये 2 कॉलम का टोटल लिखा ना, इधर 55,000 इधर 55,000, अगर तुम लोग गलत लिखोगे तो कॉलम टोटल में भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर मतलब सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके अगर अमाउंट इधर उधर कर दोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे कि गलत हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर कंसेप्चुअली करने जाओगे और कुछ गलत कर दोगे तो दोनों साइड टैली नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ मैंने 48 लिख दिया और यहाँ 46 लिख दिया तो वो क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा लेकिन आंसर आ जाएगा। तो फीफो में इसी तरह से तुम लोग को सोचना पड़ेगा। अब तुम लोग इसका कंप्लीट करते जाओ, हम कर रहे हैं तब तक इसे एक बार रब कर देते हैं ये जो चीज है। तुम लोग करो ताकि जब हम पूछे तुम लोग बोल पाओ मुझे। अब परसेंटेज देख देख के तुम लोग को क्या करना है, वो कॉलम सारा फिलअप करना है। अच्छा, ओपनिंग WIP का अगर तुम लोग परसेंटेज देखोगे तो उसमें देखो क्या बताया है, उसमें क्वेश्चन में क्या बताया था।
एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। ये देखो, ओपनिंग में मेटेरियल कितना कंप्लीट है 80%, लेबर कितना है 60%, लेबर है 60% और ओवरहेड है 60%। और ओपनिंग का रूल्स क्या होता है, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, ओपनिंग का ये कंप्लीशन बता रहा है, यानी ओपनिंग का मुझे कंप्लीशन रिकॉर्ड करना है या फिर फर्दर कंप्लीशन रिकॉर्ड करना है, ये बताओ। ये तो सारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ना, लेकिन ओपनिंग का कंप्लीशन रिकॉर्ड करना है या फिर डिग्री ऑफ मतलब जो और कंप्लीट करना पड़ेगा फर्दर वो रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी तो समझा है मैंने, ओपनिंग WIP मतलब ऑलरेडी कुछ काम हो चुका है तभी ना ओपनिंग है, मतलब पिछले साल वाला। और इसे अगर फिर से कंप्लीट करना है तो इसका जितना रिमेनिंग काम है वो हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ओपनिंग का बताओ, अगर 80% कंप्लीट हो चुका है तो और कितना कंप्लीट करना पड़ेगा? 20%। 20%। लेबर का अगर 60% कंप्लीट हो चुका है तो उसमें और कितना कंप्लीशन हम लोग को चाहिए? 40%। उसमें हम लोग को कंप्लीट चाहिए 40%, और इसमें भी हम लोग को कंप्लीट चाहिए 40%। हमेशा याद रखो, ओपनिंग में माइनस करके ही लिखना पड़ेगा। उसका कंसेप्ट ये है कि ये ऑलरेडी खर्चा क्या हुआ है, लेकिन बाकी जो होता है ना ये करंट ईयर का ही होता है, बाकी जो होता है वो पहले कुछ भी खर्चा नहीं है, मतलब पास्ट का खर्चा पूरा नील है ये दोनों के केस में, ठीक है। ये तो सॉरी स्क्रैप है, हाँ स्क्रैप भी इसी साल का है, तो इन दोनों के केस में नील होता है। ये हम लोग को ये शो करता है कि इस बार हम लोगों ने कितना खर्चा किया, और ये हम लोग को शो करता है कि पास्ट में हम लोगों ने कितना खर्चा किया, तो करेंटली हम लोग को कितना करना है। तो हमेशा ओपनिंग वाला हम लोग को माइनस करके ही लिखना पड़ेगा। तो 20 40 40, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा मेटेरियल 1 में। यहाँ पर लिखेंगे 20%, तो 20% मतलब कितना हो जाएगा 400, और 40 तो कितना हो जाएगा 800, और 40 तो कितना हो जाएगा 800। और जो इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड है इसमें फुल्ली 100% होगा, तो इसमें भी 100 तो कितना हो जाएगा 46,000। और अभी जो मैंने नोट्स लिखवाया देखो कैसे लेना है। वाइल फोर्थ पॉइंट अगर तुम लोग देखोगे कॉपी में, वाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल 1 मस्ट बी रिकॉर्डेड एज 100%। मटेरियल 1 100% रिकॉर्डेड होगा, और जो बाकी है एज पर गिवन, क्योंकि प्रॉब्लम तो इसको लेके ही है, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, इसको किस तरह से ट्रीट करना है वो सोचना है। अब मेटेरियल जो है इसमें मटेरियल 1 वाला ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर मटेरियल 2 वाला ही आएगा, क्योंकि मटेरियल 2 ही इस बार जो इनपुट देंगे उसे यूज करेंगे। और यहाँ पर देखो ये 100% मानेंगे कंप्लीट है, 46,000 कंप्लीटेड जो होता है वो 100% कंप्लीट होता है, सारे नेचर में 100% कंप्लीट होता है, इसका कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, कंप्लीटेड मतलब 100% कंप्लीट। ट्रांसफर जो हुआ है 48,000 ट्रांसफर है, और नॉर्मल लॉस का तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा। अच्छा ये जो है ये वाला जो है इसका भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो ये 55,000। अच्छा एक मिनट बता देते ये वाला भी, और क्लोजिंग वाला लिख लेते एक मिनट। क्लोजिंग WIP का देखो कितना कितना है, ये वाला कितना लेंगे 100%, तो कितना हो जाएगा 5,000। और ये वाला देखो कितना है चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग है 70 50 50, तो इतना ही लेंगे 70 50 50, तो 70 तो कितना हो जाएगा 3,550, मतलब कितना हो जाएगा 2,500, और 50 मतलब कितना हो जाएगा 2,500। अच्छा, और एबनॉर्मल गेन जो है ये क्या होगा, ये 100%। एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस ये कुछ नहीं बोलेगा तो 100%, यहाँ पर देख लेते कुछ नहीं बोला है तो 100%। स्क्रैप अच्छा बोला है 100%, और यहाँ पर है स्क्रैप 80% और 60% बोल रहा है, 100 80 और 60। तो 100 मतलब 500, ये सब नेगेटिव में होगा। 80 मतलब कितना होगा
400 400, 180 और कितना था 60, तो 60%, 60 दोनों में 300। 80 लेबर में जाएगा ना? हाँ 80 लेबर में, हाँ 80 लेबर में है और ओवरहेड में 60। अच्छा 80 लेबर में है और ओवरहेड में 60, सॉरी 80 जाएगा लेबर में और ओवरहेड में 60। 80 होने से ये कितना हो जाएगा, 8 5 से 40, 400 300, तो मेटेरियल टू ये 100% होगा, तो ये हो जाएगा 500। और ये वाला देखो बैलेंस, बैलेंस करके देखो, ये 2000 ये 46,000, तो दोनों मिला के 8000। अच्छा तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बोला है, लेकिन ये लिखेंगे तो देखो बैलेंस नहीं हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना, ये 48,000 तो ये दोनों मिला के हुआ है, तो ये अलग से नहीं लिखेंगे। ये ओपनिंग WIP कंप्लीटेड 2000 और इंट्रोड्यूस्ड कंप्लीटेड 46,000, दोनों मिला के 48,000। ये अगर लिखोगे भी तो इसका मत करो कैलकुलेशन, क्योंकि इन दोनों का कैलकुलेशन करना मतलब ही ये हो गया, लेकिन इसे इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते, मतलब इसे एक साथ नहीं कर सकते, इसे इंडिविजुअली करना पड़ेगा, तो ये कर दिया हम लोगों ने, ये जस्ट समझाने के लिए बोला है। अब टोटल करो, टोटल करो, और जो भी एबनॉर्मल है ये माइनस हो जाएगा, एबनॉर्मल वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, तो देखो कितना हो रहा है, 46,000 प्लस 5,000 माइनस 500, 50,500। नेक्स्ट 400 प्लस 46,000 प्लस 3,500 माइनस 500, तो 49,400। उसके बाद 800, 46,000 प्लस 2,500 माइनस 400, 48,900। 800, अच्छा ये 46,000 होगा, हाँ, यहाँ पर 100% था, मैंने 800 लिख दिया गलती से। 46,000 प्लस 2,500 और माइनस हो जाएगा 300, तो 49,000, तो ये हो जाएगा 49,000। हो गया है ये वाला। अच्छा नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। टाइप्स, अमाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट। तो टाइप्स में मेटेरियल 1, मेटेरियल 1 का खर्चा बताओ कितना है। अच्छा यहाँ मेटेरियल 1 तो अलग से नहीं लिख सकते, मेटेरियल 1 का खर्चा तो अलग नहीं, वो तो ओवरऑल बता के रखा है, सिर्फ मेटेरियल लिख देते हैं। मेटेरियल का खर्चा है 4,11,500, लेस कर देंगे स्क्रैप। अब स्क्रैप देखो प्रोसेस अकाउंट में कितना था 7,000,
500 का स्क्रैप था, तो नेट अमाउंट कितना होगा? 4,11,500 माइनस 7,500, तो 4,04,000। और इसका इक्विवेलेंट यूनिट कितना है? $50,500। और फिर नेक्स्ट जो मटेरियल है उसका वैल्यू कितना है? 1,97,600, 1,97,600। और इसका जो इक्विवेलेंट यूनिट ये आया है 49,400। अच्छा, लेबर का खर्चा है 97,600 और ओवरहेड का एक्सपेंस है 48,800। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट यूनिट बताओ कितना आया है? कितना आया था इन दोनों का इक्विवेलेंट यूनिट? 48,900 और 48,900 और 49,000। ठीक है, तो डिवाइड करो। पहला कितना हो रहा है देखो। ₹8, ₹4, $1.99 आ रहा है, यानी 2, 1.99 आ रहा है, अप्रोक्स 2 हो रहा है। और ये हो रहा है 0.999, मतलब 1, 0.999 आ रहा है, मैंने अप्रोक्स में 1 ले लिया। अच्छा, यहाँ पर मेटीरियल और ये भी हो गया मेटीरियल। अच्छा, यहाँ 1-2 तो लिखना ही चाहिए, मैंने ना क्यों बोला? 1-2 तो होगा ही, 1-2 के हिसाब से ही लिखा है मैंने। 4,11,500 प्रोसेस 2 से था, जिसे मेटेरियल 1 मानेंगे, और 1,97,600 वो जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू है वो, यानी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये हटा दे। यस मैम। स्टेटमेंट of value of equivalent production। अब किस चीज का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए? फीफो मेथड में देखो, फीफो मेथड में हम लोग को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले कॉलम बना लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ हो जाएगा टाइप्स इक्विवेलेंट यूनिट, और यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर। तो हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे पता है? उसके लिए हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। वहां पर देखोगे तो ओपनिंग WIP इस साल आधा कंप्लीट हुआ है, तो उसका खर्चा निकालेंगे। और जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था 46,000 का, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मल लॉस का तो कोई कैलकुलेशन होता नहीं, उसका स्क्रैप वैल्यू है क्लोजिंग WIP और एबनॉर्मल गेन। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग WIP, बताओ इसमें क्या क्या खर्चा था? इसमें है मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड, सब में यही खर्चा है। तो मेटेरियल 1 जो है इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है? इसमें इक्विवेलेंट यूनिट में इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मेटेरियल 2 में इक्विवेलेंट यूनिट कितना है ओपनिंग WIP का? देखो और मुझे बताओ। $400 और लेबर का कितना है? 800 और ओवरहेड कितना है? 800 और कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 8,4,2,1। तो कैलकुलेट करो इस, ये तो कुछ नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? 1600, ये हो गया 1600, ये हो गया 800, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,000 टोटल हो जाएगा, 4,000। ओपनिंग WIP हो गया। अब कंप्लीटेड यूनिट जो है,
कंप्लीटेड जो है वो 46,000 है, तो मेटेरियल 1, मेटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड, तो सब में इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाता है? 46,000, 46,000, 46,000 और 46,000। ये चेक करने का जरूरत नहीं होता है, कंप्लीटेड मतलब 100% कंप्लीटेड। तो 46,000 इंटू 8 देखो कितना होगा, ये लास्ट वाला तो 46,000 होगा, और 46 इंटू 2 मतलब 92,000 होगा। 46 इंटू 4 1,84,000। 46 इंटू 8 3,68,000। तो टोटल करो कितना हो रहा है? 6,90,000। 6,90,000 ये हो गया इन यूनिट इंट्रोड्यूस जो था। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद ये हटा देते हैं, ये सब रहेगा, सिर्फ इसको हटा देंगे। ये 4,000 तुम लोग इसे लिख लो, प्रोसेस अकाउंट में चाहो तो लिख सकते हो 4,000 जो आया। अच्छा, उसके बाद एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो एबनॉर्मल गेन कर लेते हैं। एबनॉर्मल गेन जो है मेटेरियल 1, एबनॉर्मल गेन का मेटेरियल 1 का यूनिट बताओ 500, मेटेरियल 2 का 500 नहीं, कितना है एक बार बताओ प्लीज। मेटेरियल 1 का कितना था? 500 था, मुझे जितना याद आ रहा है। यूनिट को लिख लेते हैं। मेटेरियल 1 500, मेटेरियल 2 500 और लेबर 400, ओवरहेड 300। तो ये हो गया 4,000, ये हो गया 2,000, 800, 300। तो टोटल करो 4,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 300, तो 7,100। ये आ गया 7,100। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का जो है उसका यूनिट बताओ। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का यूनिट कितना कितना है? मेटेरियल 1 कितना है? 5,000, 5,000, फिर 3,500, 3,500, उसके बाद 2,500, 2,500 और ओवरहेड 2,500। तो 8 5 40, 40,000, 35 इंटू 4 14,000, 5,000 और 2,500। तो 40,000, 14,000, 5,000, 2,500, 61,500। ये आ गया 61,500। लेकिन ये तो हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फीफो है, तो हम लोग को पूरा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि जो फिनिश गुड्स है उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स दो हिस्सों में बट चुका है, एक 46,000 और एक 2,000। तो 2,000 यूनिट जो था ओपनिंग वाला, ये इसके नीचे मतलब कैलकुलेशन होगा 2,000 यूनिट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। इसका टोटल कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड मतलब पास्ट में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ था, देखो वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 25,750। ये हम लोगों ने लिखा था 25,750 प्लस कॉस्ट, ये लिखेंगे नाउ इनकर्ड लिख सकते हैं। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कितना वैल्यू आया था अभी हम लोगों ने जो किया, बताओ। अभी जो हम लोगों ने ये वाला किया, ये जो इसके आगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो था, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें कितना है? 4,000। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट हो गया 25,000 प्लस 4,000, यानी 29,000
750 और ये 2000 यूनिट, ये 2000 होगा, 2000 यूनिट प्लस हम लोगों ने 46,000 जो है कंप्लीट किया, 46,000 कंप्लीटेड, और दोनों मिला के जो फिनिश गुड्स है 48,000, ये ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज प्रोसेस 4 में। तो 46,000 कंप्लीटेड जो हुआ है उस पे कितना खर्चा हुआ है उसका भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बताओ, सेकेंड में ही कैलकुलेट किया था। 69,000। 6,90,000, 6,90,000 होगा वो, देख लो 6,90,000 होगा शायद, मैं मेरा कैलकुलेशन उसमें जीरो कम लिख दिया होगा मैंने, 6,90,000 होगा। तो टोटल हो जाएगा 7,19,000, 7,19,750, ये हो जाएगा टोटल। अब हम लोग इसको वहां पर पुट करेंगे, जो हम लोगों ने प्रोसेस अकाउंट बनाया था वहां पर पुट करेंगे। तो प्रोसेस अकाउंट जो था हम लोग का उसमें लिख के टैली करवाना है हम लोगों को। तो प्रोसेस ऐसे था, प्रोसेस वाला अकाउंट जो था, टू ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP था 2000, 25,750, ये देखो जहां से हम लोगों ने लिखा है। फिर जो प्रोसेस टू में हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया दैट इज 53,000, 4,11,500, 4,11,500। टू डायरेक्ट मटेरियल था 1,97,600। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस तुम लोग लिख लो, लिख के देखो क्या हो रहा है, 97,600। और प्रोडक्शन ओवरहेड था 48,800। अच्छा, यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड 48,800 प्रोडक्शन ओवरहेड। एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन, यूनिट है 500, वैल्यू कितना आया देखना पड़ेगा। बाय नॉर्मल लॉस था 2,500 और एट द रेट ऑफ 3 क्वेश्चन में ही बताया था, तो 7,500। बाय प्रोसेस 4 में जो गया है वो है 48,000 और 48,000 का वैल्यू हो जाएगा ये देखो 7,19,750, अभी जो मैंने ये समझाया कैलकुलेशन करके। और एक है बाय क्लोजिंग WIP, तो बताओ क्लोजिंग WIP जो 5,000 यूनिट है उसका वैल्यू कितना आया है क्लोजिंग WIP का? 5,000। 60 नहीं, वैल्यू बताओ, 5,000 तो यूनिट है। 61,500। हाँ, 61,500। अब इधर टोटल करो दोनों साइड, तो ये 48,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500, तो 55,500। और 7,500, 7,19,750 प्लस 61,500, तो 7,88,750। अच्छा, और इधर टोटल करो 53,000 प्लस 2,000 प्लस 500, तो आ जाएगा 55,500। हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल, हाँ 55,500। और यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल करो, 25,750 प्लस 4,11,500 प्लस 1,97,600 प्लस 97,600 प्लस 48,800, और एबनॉर्मल गेन कितना आया था? 71,000। 71,000 कितना? 7,100। 7,100। अच्छा, तो प्लस 7,100 तो कितना आ गया, 7,88,350। अच्छा, इधर 750 है, इधर 350 आ गया। मुझे लगता है वो अप्रोक्सीमेशन लिया ना हम लोगों ने, उस वजह से शायद कम बेसी आ गया है। अप्रोक्सीमेशन किया हम लोगों ने, जो आया था ना 2.99, 1.99 और 0.999, आई थिंक इस वजह से आ गया है, बाकी तो पूरा सही है हम लोगों का।
शायद वो अप्रोक्सीमेशन के लिए आया। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन हम देख लेंगे कैलकुलेशन करके कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से है कि नहीं। तो मेन जो हम लोग का था कि मेटेरियल 1 और 2 कब हम लोग को ट्रीट करना है, उसी के लिए मैंने ये वाला बताया। ये शायद वो अप्रोक्सीमेशन के लिए आ गया है, मैंने वो डायरेक्ट ले लिया ना, पूरा कैलकुलेटर में जैसा आ रहा है उसी तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हट जाएगा। ये 350 750 का गैप इसीलिए आ गया। जैसे मैंने बताया था वो 97,600 जो था डिवाइडेड बाय 40 कितना एक था ना, उसमें अप्रोक्सीमेशन आया था जिसको मैंने 2 और 1 लिया, उसका पूरा अप्रोक्सीमेशन लेके अगर करेंगे तो आंसर टैली हो जाएगा। तो तुम लोग एक बार मतलब एज ए होमवर्क उसे क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन जो है पूरा लेके क्वेश्चन को करके देखो कि मतलब वो अगर टैली हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम देखेंगे। हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी रॉन्ग नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन के चलते ही प्रॉब्लम हो गया। अच्छा ये हो गया, इसको एक बार तुम लोग प्लीज कैलकुलेशन देख लोगे, ठीक है। ये हो गया है, हेलो, Yes. ओके। Yes, ma'am. अच्छा अब देखो हम लोग ये क्वेश्चन 18 और 19 करेंगे जो कि इंटर प्रोसेस का है, ठीक है। अब इंटर प्रोसेस क्या है वो बता देते हैं। इंटर प्रोसेस क्या है, देखो अब तक जब हम लोग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम लोग इनपुट या इनपुट ट्रांसफर कर रहे थे, जब हम लोग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब हम लोग इनपुट को ट्रांसफर कर रहे थे, मतलब ये देखो ये है प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2 और ये सपोज प्रोसेस 3। तो जब यहाँ पर इनपुट दिया जाता था डायरेक्टली, फिर इस पे जो आउटपुट आता था ये इस प्रोसेस का हो जाता था इनपुट, और फिर इसका जो आउटपुट था वो इस प्रोसेस का हो जाता था इनपुट। लेकिन जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहा था अपना आउटपुट एज ए नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट, तो क्या कोई प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर रहा था या सिर्फ कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा था, ये बताओ। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब मतलब इनपुट जा रहा था एज ए यूनिट एंड उसका वैल्यू, वो जो वैल्यू हम लोग कर रहे थे क्या वो कॉस्ट वैल्यू कर रहे थे या सेल वैल्यू, मतलब इसमें प्रॉफिट लगा रहे थे। Cost में. कॉस्ट वैल्यू, तो कॉस्ट वैल्यू पे जब जा रहा है तो वो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। और इंटर प्रोसेस हम लोग तब बोलेंगे जब प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर होगा, मतलब प्रोसेस 1 अपना जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 को एज ए इनपुट देगा, लेकिन वो क्या करेगा इसमें एक अपना प्रॉफिट लगा देगा, और ये प्रॉफिट कितना होगा ये डिसाइड कौन करेगा, जो ट्रांसफेरर है, मतलब जो ट्रांसफर करेगा वो प्रोसेस डिसाइड करेगा। मतलब प्रोसेस 1 ठीक करेगा कि प्रोसेस 2 को कितना प्रॉफिट लगा के मुझे ट्रांसफर करना है, फिर प्रोसेस 2 जो है वो अपना ट्रांसफर जो यूनिट है वो कितना प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करेगा, ये डिसाइड करेगा, जो ट्रांसफेरर प्रोसेस है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। अब जब प्रॉफिट लगा के हम लोग इस तरह से प्रोसेस को ट्रांसफर करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पूरा काम चल रहा है, लेकिन एक दूसरे को क्या लगा के भेज रहे हैं, प्रॉफिट लगा के भेज रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली हम लोगों ने जो किया उसमें क्या होता है हमेशा कॉस्ट पे ही ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये फॉलो करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो है ये
रह जाता है, ठीक है, ये एग्जांपल के साथ समझाएंगे क्या रह जाता है, इंटर प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसे। अंडर द, ये थोड़ा लिख लो, अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस the output of current process, जैसे मेरे एग्जांपल में था प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर्ड, T/F मतलब ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये तो नॉर्मल सा बात है, प्रोसेस में वही होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होता है। कौन से प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे, एट द कॉस्ट प्राइस, दैट इज नो प्रॉफिट is considered while transferring the output to the next process। कोई भी प्रॉफिट हम लोग नहीं लगाते नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन इन द कंसेप्ट ऑफ इंटर प्रोसेस profits, a reasonable amount of profit is considered while transferring the output to the next process। Such reasonable profit, रीजनेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा देंगे, प्रॉफिट अगर कुछ भी लगा देंगे जब वो फिनिश गुड्स बनेगा तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो मार्केट में सेलेबल नहीं होगा, इसीलिए रीजनेबल प्रॉफिट ही लगाना है। सच रीजनेबल प्रॉफिट इज टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रांसफेरर प्रोसेस। और ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाएगा, हर प्रोसेस का एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। मतलब इंडिविजुअली अगर हर एक प्रोसेस जो भी मतलब डिपार्टमेंट, मान लो प्रोसेस 1 को अगर एक डिपार्टमेंट मानेंगे तो उसमें जो लोग काम कर रहा है, प्रोसेस 2 में जो लोग कर रहा है, प्रोसेस 3 में जो लोग कर रहा है, अगर इसमें सबका एक अलग अलग मतलब प्रॉफिट जो है वो शो किया जाए तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा कि हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे तो हम लोग का प्रोसेस का प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। So the object is to enable the transferee process to stand on its own efficiency। इससे इंडिविजुअल प्रोसेस का एफिशिएंसी पता चलता है और जो काम है वो भी स्पीड में होता है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग डेटा हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री। मेटेरियल प्रोसेस 1 का मेटेरियल देखो दिया हुआ है 12,000, प्रोसेस 2 का कुछ नहीं है,
वेजेस दोनों का दिया हुआ है 4800 6000, ओवरहेड दोनों का दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। प्रोसेस गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस मतलब होता है सेल प्राइस, ट्रांसफर प्राइस मतलब होता है सेल प्राइस, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम लोग उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर रहे हैं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट में तो पहले से ही ट्रांसफर करते थे। तो ट्रांसफर जो है पहले कॉस्ट में होता था, अभी बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट लगाया जाएगा ट्रांसफर प्राइस के ऊपर। तो ट्रांसफर प्राइस अभी क्या है, सिर्फ कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ट्रांसफर प्राइस पे 10% मतलब सेल प्राइस, मतलब जिसपे हम लोग सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट लगा रहे हैं तो इसे सेल ही मानेंगे। फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 टू स्टोर। अच्छा, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाएगा और प्रोसेस 2 से फिनिश गुड्स स्टोर बोल के जो अकाउंट है वहां पर जाएगा। और जब प्रोसेस 2 इसे फिनिश गुड्स में भेजेगा तो 20% प्रॉफिट लगाएगा ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब वही सेम बात है सेल प्राइस। 50% ऑफ द फिनिश गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर 30,000। 50% सेल हो गया है, कितने में, 30,000 में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेसेस अकाउंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है ये बताएंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है ये कैलकुलेट करना है। द फिनिश्ड गुड स्टॉक एंड इन टोटल। तो हम लोग को क्या क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, यानी प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट, ये फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट करना है। एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो क्या होता है वो भी बताएंगे इस क्वेश्चन के साथ, और कैसे उसे कैलकुलेट करना है वो भी दिखाएंगे। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द प्रोसेस, द फिनिश गुड स्टॉक इन एंड इन टोटल। अच्छा, सबका निकालना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये 1 का, 2 का, फिनिश गुड्स का, और उसका टोटल करके बताना है। तो ये क्वेश्चन जो होगा इसके लिए हम लोग किस तरह से, इसका कॉलम थोड़ा अलग होगा, इसका कॉलम इस तरह से होगा। इसके लिए दोनों साइड 4 आइडेंटिकल कॉलम होगा। प्रोसेस 1 अकाउंट, इसमें कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर, जैसे होता है पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट होता है, यहां पर होगा पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट। फिर यहां पर होगा सेम, इधर भी सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट। पर्टिकुलर, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट। अब कैसे करना है हम लोग को सम्स को, सबसे पहले देखो मेटेरियल का क्या डेटा दिया है, यहाँ पर चेक करते हैं। मेटेरियल प्रोसेस 1 कर रहे हैं तो सिर्फ यही वाला कॉलम फॉलो करेंगे। मेटेरियल है 12,000, मेटेरियल जो है 12,000, यहाँ यूनिट कुछ नहीं दिया है, तो मेटेरियल है 12,000 रुपीज का। तो हम लोग लिखेंगे ये मेटेरियल है तो एक्सपेंस है टू मेटेरियल। पहले टोटल कॉलम में लिखेंगे, टोटल कॉलम है 12,000। अब मेटेरियल कहाँ से मिला, मेटेरियल हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आए हैं, तो अगर मार्केट से हम लोगों ने उसे परचेज किया है तो क्या उसमें कोई प्रॉफिट लगाएंगे, उसमें थोड़ी कोई प्रॉफिट लगाएंगे। वो तो जो सेलर है, मतलब जिससे हम लोगों ने खरीदा है, वो हम लोग को 12,000 में दिया, हम लोगों ने वो परचेज किया, लेकिन क्या उसमें हम लोग कोई प्रॉफिट लगाएंगे, या फिर ये हम लोग के लिए इनपुट है, ये हमारा कॉस्ट है। प्रॉफिट तो सिर्फ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर के टाइम लगाएंगे ना, मेटेरियल जो हम लोग खरीद के लेके आ रहे हैं उससे तो पहले प्रोसेस में प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसे जब नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे तब प्रॉफिट लगाएंगे। तो ये कॉलम उसी लिए बनाया गया है, और मेटेरियल जो खरीद रहे हैं उसमें प्रॉफिट का तो कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं, इसीलिए टोटल में भी मैंने लिखा है 12,000, कॉस्ट में भी लिखा है 12,000। नेक्स्ट देखो क्या है, वेजेस, नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस का भी सेम कंसेप्ट है, वेजेस लोगों ने काम किया है, तो वेजेस है हम लोगों का
4800, तो कॉस्ट में भी है 4800, इसमें कोई प्रॉफिट का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी हो गया 4800, प्रॉफिट कुछ नहीं। कॉस्ट टोटल कैसे आता है? टोटल मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है मेटेरियल वेजेस, ये कॉस्ट है तो कॉस्ट कॉलम में लिख दो, फिर टोटल कॉलम में 0 हो जाएगा प्रॉफिट, तो ऐड करोगे तो उतना ही आएगा। ओवरहेड 24,000, तो 2 ओवरहेड। अब हम लोग का कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट कितना है? 24,000, प्रॉफिट कुछ नहीं, तो 24,000 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 24,000, मतलब प्रॉफिट 0। अच्छा, अब ये सब टोटल करेंगे, और तो कुछ खर्चा दिया हुआ नहीं है, तो ये टोटल करेंगे तो बताओ कितना हो रहा है? ये तो नील, कुछ नहीं है, और ये हेलो 40,800 40,000, हाँ 40,800, और यहाँ पर भी हो जाएगा 40,800, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया है। आगे दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक, प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये ट्रांसफर नहीं होने वाला है प्रोसेस 2 में, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इसी के पास रह जाएगा, ये है 8,400। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, उसके बदले हम लोग इधर ही लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, उसके जगह हम लोग को इधर माइनस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 8,400। ये क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट में होगा, तो पहले कॉस्ट में लिख दो, प्रॉफिट कुछ नहीं, दोनों मिला के 8,400। अब माइनस करके देखेंगे कि हम लोगों ने खर्चा किया 40,800, लेकिन उससे 8,400 का रह जाएगा प्रोसेस 1 में, तो कितना ट्रांसफर होगा? माइनस करके देखो कितना ट्रांसफर होगा। ये तो नील, कुछ नहीं होगा, और ये 32,400, ये भी हो जाएगा 32,400। अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो 2 क्या लिख देंगे? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब तुम लोग मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना होगा। ये लो क्वेश्चन मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि जो ट्रांसफर्ड हो रहा है 1 से 2, वो 10% ऑन सेलिंग प्राइस पे होगा, और हम लोगों के पास क्या है? 10% ऑन सेलिंग प्राइस, यहाँ लिख लेते हैं 10% ऑन ट्रांसफर प्राइस लिखा है, या फिर बोल दो सेलिंग प्राइस। तो क्या ये ट्रांसफर या सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? ये 32,400 क्या ट्रांसफर या फिर सेलिंग, जो भी बोलो एक ही बात है, मैंने समझा दिया क्यों। अब ये ट्रांसफर प्राइस है या फिर कॉस्ट प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितना होगा? 10% प्रॉफिट ऑन अगर सेल है, जैसे मैंने सिखाया था प्रॉफिट सेल और कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना है? 10, सेल कितना है? 100, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 90, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10/90, यानी 1/9। तो तुम लोग को 32,400 पे 1/9 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो होता है, जिस तरह से ये स्टेटमेंट फॉलो करते हैं हम लोग, ये वर्किंग नोट, तो 32,400 इंटू 1/9, देखो कितना होता है? 3,600 प्रॉफिट। 3,600 प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 3,600, तो हम लोग प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि 3,600 हम लोगों ने प्रॉफिट ही कैलकुलेट किया। 32,400 यहाँ लिख सकते हो, 32,400 इंटू 1/9, तो ये हो जाएगा 3,600 का प्रॉफिट। अब 32,400 पे अगर 3,600 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो बताओ सेल वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल करके बताओ सेल वैल्यू कितना हो जाएगा? 36,000 सेल वैल्यू हो जाएगा 36,000। इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए? प्रॉफिट ऐड होने के बाद टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए? 36,000 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 36,000, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, और ये प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोगों ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट कॉलम में लिख दिया। कॉस्ट तो कुछ नहीं है यहाँ, ये तो प्रॉफिट के लिए बना हुआ था, ये कॉलम में ब्लैंक हो जाएगा, और ये 3,600 टोटल कॉलम में चला जाएगा। टोटल कॉलम में मैंने बोला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का जाएगा, तो कॉस्ट यहाँ पर 0 और प्रॉफिट 3,600, तो 3,600 यहाँ पर कितना आ गया? 32,400, और यहाँ पर हो गया 3,600। इसका मतलब क्या है?
32,400 कॉस्ट का जो मतलब प्रोड्यूस हुआ है आउटपुट, उस पे 3,600 प्रॉफिट लगा के 36,000 में हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं प्रोसेस 2 को। तो अब ट्रांसफर इधर लिखते हैं, जैसे बाई सेल लिखते हो ट्रेडिंग में, वैसे ही ट्रांसफर लिखेंगे, बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। कितना ट्रांसफर होगा टोटल में 36,000, कॉस्ट 32,400 और प्रॉफिट 3,600। और ये हम हटा देते हैं यहाँ पर, ये तो वर्किंग में चला जाएगा और इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे लास्ट में इस तरह से 36,000, 32,400 और 3,600, 36,000, 32,400 और 3,600। अब हम लोग प्रोसेस 2 बनाएंगे, सिमिलर कॉलम और ये ऐसा ही फॉर्मेट होगा, सिर्फ प्रोसेस 1 की जगह प्रोसेस 2 होगा और उसमें जो भी मटेरियल वेजेस का डेटा है वो हम लोग लिखेंगे। क्या ये हो गया? तो हम प्रोसेस 2 लिखेंगे। Yes, ma'am. तो इसे Yes, ma'am. प्रोसेस 2 कर देते हैं। अब प्रोसेस 2 का देखो क्या क्या है। मटेरियल तो कुछ नहीं है, वेजेस 6,000, ओवरहेड 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,600। तो सबसे पहले हम लोग को ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 जो था, ये हो जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। सबसे पहले ये लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, तो पहले ये लिख लेते हैं। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 36,000, अभी भी लिखा हुआ है, यहाँ देख के लिख देते हैं 32,400 और 3,600। अच्छा, वेजेस है 6,000, तो वेजेस को 6,000 कर देते हैं। ओवरहेड है 12,000, तो ओवरहेड को भी चेंज कर देते हैं, ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक चेंज, wages 6,000, 6,000, ओवरहेड 12,000 और 12,000। अब टोटल करो कितना हो रहा है, देखो ये तो 3,600 होगा ये वाला कॉलम, ये हो जाएगा 50,400, ये हो गया 54,000। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक चेक करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना बताया था? क्लोजिंग स्टॉक है 15,600, क्लोजिंग स्टॉक है 15,600, तो 15,600 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको टोटल में ही लिखना चाहिए क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बता दिया है 15,600। अब यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि प्रोसेस 2 जो बन रहा है इसके क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है या नहीं है, ये बताओ मुझे। ये जो प्रोसेस 2 बन रहा है क्या इसके क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में क्या डिफरेंस है देखो। प्रोसेस 1 को जो भी इनपुट मिला है वो डायरेक्टली मार्केट से लिया गया है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो ओवरहेड हो। और ये फर्स्ट प्रोसेस है जो प्रोसेस 2 को अपना मटेरियल ट्रांसफर किया है, तो इसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के भेजा है। तो जब प्रोसेस 2 ने इनपुट लिया और उसमें वेजेस और ओवरहेड ऐड किया, तो प्रोसेस 2 का जो प्रोसेसिंग मेथड शुरू हो रहा है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड हो जा रहा है। जो मैंने यहाँ
ड्रॉ किया उसमें भी देखो, और ये जो 3600 है उससे ही तुम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर 54,000, यहाँ पर 50,400, और ये प्रॉफिट देखो 3600 आ गया। यानी अगर प्रोसेस 2 अपना कोई भी क्लोजिंग स्टॉक रखता है, क्योंकि प्रोसेस 2 का जो स्टॉक बनेगा वो ये तीनों चीज से मिलेगा, प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर हुआ और इसने जो इंडिविजुअली वेजेस और ओवरहेड दिया, तो प्रोसेस 2 से जो आउटपुट आएगा उसका प्रोसेस 2 कुछ रख रहा है अपने पास, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब आउटपुट का कुछ पोर्शन चला जाएगा फिनिश्ड स्टॉक में और कुछ पोर्शन प्रोसेस 2 एज ए क्लोजिंग स्टॉक रख लेगा। तो इसका एलिमेंट में अगर प्रॉफिट आ गया है, इनपुट में अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड इनपुट आ चुका है, प्रॉफिट इंक्लूडेड इनपुट आ चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी इनपुट, क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कॉस्ट में नहीं लिखा है, बाकी सबको मुझे क्या करना है, कॉस्ट में ही लिखना है। ये तो जैसा था वैसा लिख दिया, ऊपर वाला 36, 32,400, 3,600, ये इंडिविजुअली हम लोग को पता ही था कौन सा कितना है। वेजेस पहले कॉस्ट में लिखो, प्रॉफिट कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट 6,000। ओवरहेड पहले कॉस्ट में लिखना है, फिर प्रॉफिट कुछ नहीं है तो 12,000। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट में नहीं लिखना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट में नहीं है प्रोसेस 2 का, क्योंकि प्रोसेस 2 में प्रॉफिट ओरिएंटेड इनपुट है जो कि प्रोसेस 1 में नहीं था। इसीलिए प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक में भी हम लोगों ने पहले कॉस्ट में लिखा, प्रॉफिट कुछ नहीं था, फिर टोटल करके उसे टोटल कॉलम में ट्रांसफर किया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो प्रोसेस 2 का बनेगा उसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस 1 से लिया गया इनपुट है जो कि प्रॉफिट मतलब इंक्लूडेड वाला है। तो 15,600 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिटरी मेथड फॉलो करो। 54,000 में अगर 3,600 का प्रॉफिट है तो 15,600 में कितना प्रॉफिट होगा बताओ कैलकुलेट करके। 54,000 में अगर 3,600 का प्रॉफिट है तो 1 में कितना होगा और 15,600 में कितना होगा। 3,600 डिवाइडेड बाय 54,000, 3,600 डिवाइडेड बाय 54,000 इंटू 15,600, बताओ कितना होगा। यूनिटरी मेथड करो। 1040 मैम। 1040 तो 1040, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो अगर 15,600 टोटल है और प्रॉफिट 1040 है तो कॉस्ट कितना होगा। अब इसका भी यूनिटरी मेथड कर सकते हो, 54,000 का 5400 तो 15,600 का कितना होगा, ये भी कर सकते हो। 50,400 अगर टोटल 54,000 है तो उसमें कॉस्ट है 50,400, तो डिवाइडेड बाय 54,000 इंटू 15,600, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कॉलम को बैलेंस कर लो। यहाँ पर कितना होने से ऐड करके इतना आएगा तो माइनस करने से ही हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जैसा 15,600 माइनस 1040 तो भी आ जाएगा, या फिर इसी तरह से यूनिटरी मेथड करो तो देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ। 14560। 14560 जैसे भी करो यही आंसर आएगा। तो फिर माइनस कर लेते हैं, माइनस करने से ये कितना आएगा, ये दोनों तो मैंने कर लिया, ये आएगा 35,840। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में अगर बाकी रखना है तो इतना हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर किया जा रहा है, उतना प्रॉफिट से हम लोग को इसे प्रॉफिट बोल के रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो बताओ कितना होगा। 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस है तो कितना होगा, टू प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे ट्रांसफर प्राइस पे 20%, तो बताओ कितना होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, हम उसे प्रॉफिट कॉलम 7,400 नहीं, डायरेक्ट 20% तो नहीं होगा, ये ट्रांसफर प्राइस यानी सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस लिख सकते हो कॉस्ट, तो प्रॉफिट 20, ट्रांसफर प्राइस 100, तो कॉस्ट प्राइस 80, तो कितना हो जाएगा 20/80 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये प्रोसेस 2 का कॉस्ट प्राइस है, तो 20/80 कितना होगा
20/80 1/4 हो 1 by जाएगा। 4. हाँ तो 1/4 लगाओ, 38,400 पे 1/4 लगाओ, कितना प्रॉफिट आता है देखो। 9600. 9600 आ गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी टोटल में कितना हो जाएगा 9600। अब टोटल करो 48,000, 35,840 और यहाँ पर हो जाएगा 12,160 बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। इसका हो जाएगा 48,000 टोटल, कॉस्ट 35,840, 12,160। अब इसका टोटल 48,000, 35,840 और 12,160, ये हो जाएगा फिनिश गुड्स का ट्रांसफर। अब फिनिश गुड्स अकाउंट बनाओ, सेम कॉलम के साथ होगा पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। हम फिनिश गुड्स को यहीं पर बनाएंगे ताकि हम समझा सके तुम लोगों को कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा है। तो ये जो है इस कॉलम को हम इस तरह से करते हैं, मतलब लेजर को यहाँ क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम फिनिश गुड्स स्टॉक बनाएंगे ताकि तुम लोग को ये समझा सके कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है। सेम कॉलम तुम लोग को लिखना है पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। हम यहाँ पर लिख रहे हैं टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू। प्रोसेस टू से कितना ट्रांसफर है 48,000, 35,840 और 12,160, ये लिख लिया मैंने। ये है टोटल, ये है कॉस्ट और ये है प्रॉफिट। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखने के लिए बोला है। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा, फिनिश गुड्स का जो है 50%, देखो बोला है कि 50% सेल हो रहा है तो 50% क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। 50% सेल होगा तो 50% क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। तो लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ 48,000 का 50% कितना हो जाएगा 24,000 और 35,840 का 17,920। तो प्रॉफिट भी आधा हो जाएगा 12,160 डिवाइडेड बाय 2, 6080। तो माइनस करने से ये 24,000 ही आएगा, इतना इतना ही आ जाएगा, 50% है ना तो 17,920 इतना ही आएगा माइनस करने पे, और 6080। और बाकी सेल हुआ है तो सेल जो हुआ है ये वाला जो बचा हुआ है ये तो रह गया क्लोजिंग स्टॉक पे, ये जो सेल हुआ है इस पे प्रॉफिट ऐड होगा। तो प्रॉफिट फिर से कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे। तो प्रॉफिट कितना है देखते हैं। प्रॉफिट तो कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया 30,000 पे सेल हुआ है। तो 24,000 वाला जो टोटल गुड्स है वो अगर 30,000 पे सेल हुआ है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, बैलेंस करके देख लो। 24,000 ही तो सेल करने के लिए रेडी है, बिकॉज बाकी 50% सेल हो रहा है, 50% क्लोजिंग स्टॉक में रह रहा है और सेल वैल्यू बता दिया 30,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ बैलेंस करोगे तो 6,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे 6,000, बिकॉज टोटल कॉलम पे प्रॉफिट लिख रहे हैं तो प्रॉफिट कॉलम पे भी कितना लिखना पड़ेगा 6,000। तो यहाँ पर ये जो है एज इट इज हो जाएगा 17,920 और ये टोटल करके हो जाएगा 12,080 और यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल। बाई सेल बोल के तीनों कॉलम तुम लोग को फुलफिल करना है। टोटल में चला जाएगा 30,000, हम यहाँ लिख देते टोटल में चला जाएगा 30,000, 17,920 हो जाएगा कॉस्ट और प्रॉफिट में चला जाएगा 1280, 1280 प्रॉफिट में चला जाएगा 1280 और दोनों साइड कॉलम टैली हो जाएगा। अनरियलाइज्ड বলছি 12,160 ডিভাইডেড বাই 2 হলো কেন? 50% সেল হয়েছে আর 50% তার মানে থেকে যাবে, ও আচ্ছা আচ্ছা। ওই জন্য আমি ডিভাইডেড বাই সবগুলো 2 করে দিয়েছি। ওখানে বলেছে 50% সেল হচ্ছে তাহলে 50% থেকে যাচ্ছে, ওটা অ্যাজিউম। अच्छा, अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मतलब क्या होता है देखो।
अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो पहला देखो, जो प्रोसेस 1 है उसमें कुछ भी तुम लोग को प्रॉफिट कॉलम में नहीं दिखेगा, सिर्फ लास्ट में जो 3600 है उसको छोड़ के। तुम लोग अगर प्रोसेस 1 देखोगे तो प्रॉफिट कॉलम पूरा नील है, जो लास्ट में तुम लोग टू प्रॉफिट 3600 की हो, जस्ट वही प्रॉफिट कॉलम में तुम लोगों को मिलेगा। इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जो प्रोसेस 1 ने डिसाइड किया है प्रोसेस 2 के ऊपर चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट वो चार्ज कर दिया प्रोसेस 2 को, और प्रोसेस 2 को जो 36,000 टोटल जो इनपुट है वो ट्रांसफर कर दिया, और जिसमें इंक्लूडेड प्रॉफिट 3600 है। अब अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन जो प्रोसेस 1 है इसका कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया है, जो क्लोजिंग स्टॉक इसका बना है इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं था। इसने पूरा सामान नहीं ट्रांसफर किया प्रोसेस 1 को, लेकिन जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखा है उसमें कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, वो पूरा कॉस्ट पे ही है। वो सिर्फ प्रॉफिट लगा के प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया। और जब प्रोसेस 2 को देखोगे तो प्रोसेस 2 का क्लोजिंग स्टॉक पे देखो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितना, 1040, जो कि अनरियलाइज्ड है। क्यों अनरियलाइज्ड है? क्योंकि प्रोसेस 2 ने इसे आगे ट्रांसफर ही नहीं किया। तो आगे ट्रांसफर नहीं किया तो ये प्रॉफिट तो इस साल, अब मतलब अभी जब ये अकाउंट बन रहा है, मंथली हो या फिर ईयरली हो, तो वो रिकवर्ड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मतलब पड़ा हुआ है जब स्टॉक, तो उसमें ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 3600 में से 1040 अनरियलाइज्ड है, जबकि 2560 रियलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये 9600 प्रॉफिट लगा के प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी प्रोसेस 2 अपना जो कॉस्टिंग है उसमें जो प्रॉफिट था 2560, एज वेल एज उसने जो डिसाइड किया कि प्रोसेस 3 को 9600 प्रॉफिट लगा के भेजेंगे, दोनों मिला के 12,160 रिकवर करने के लिए भेज दिया, लेकिन कितना नहीं भेज पाया, 1040। तो ये 1040 का जो वैल्यू है ये प्रोसेस 2 का अनरियलाइज प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर फिनिश गुड्स देखोगे तो 24,000 का सेल होगा, ठीक है, मतलब टोटल के हिसाब से कॉस्ट कितना है उसका 17,920, प्रॉफिट कितना है 6080, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, जो इस साल सेल नहीं हो रहा है या फिर इस मंथ में सेल नहीं हो रहा है, उसका प्रॉफिट कितना है 6080। ये है अनरियलाइज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम लोग अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अभी जो सेल करेंगे उसमें ये प्रॉफिट नहीं रियलाइज कर पा रहे। तो वहां पर क्वेश्चन में बोला था कि प्रॉफिट कौन सा अनरियलाइज्ड है वो बताओ। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक में ही इंक्लूडेड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जिन लोगों का प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है उसमें कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो स्टॉक बनता है वो प्योरली कॉस्ट पे ही बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोसेस ही प्रॉफिट लगा के नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेगा, और नेक्स्ट जितना सारा प्रोसेस बनेगा उस सारे में प्रॉफिट इंक्लूड खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो फर्स्ट प्रोसेस से लेना स्टार्ट करेगा इनपुट वो प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। और अगर पूरा क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ बनेगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट रह जाएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बनाता, पूरा 54,000 ही फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देता, तो नो अनरियलाइज प्रॉफिट होता। तो इस केस में अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो प्रोसेस 1 का इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। प्रोसेस 1 का है कुछ नहीं नील, प्रोसेस 2 का जो है वो हो जाएगा 1040, और फिनिश स्टॉक का जो है वो है 6080। तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट बोला है कि टोटल भी करना है क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन में बताया था कि टोटल भी करना है। ये you are required to prepare process account and finished goods stock account and compute the amount of unrealized profit in each process। तो हर एक प्रोसेस में कर लिया हम लोगों ने the finished goods stock and in total। तो टोटल मतलब दोनों का क्या करना है, टोटल करना है। तो 6080 प्लस 1040, तो टोटल ऐसे लिख देंगे। इसके नीचे तुम लोग करोगे 6080 प्लस 1040, तो देखो कितना होता है 7120। तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा 7120। टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 7120।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला क्वेश्चन सेम है, इसी के तरह ही है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर रहा है। तो ये वाला तुम लोग बनाओ। ए लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट AXE which passes through two process before it is completed and transferred to the finished stock। दो प्रोसेस से ट्रांसफर होगा। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अक्टूबर दिया हुआ है, ये अक्टूबर का है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि मंथली मतलब सेल जो इस मंथ हो रहा है उसमें अनरियलाइज्ड हो रहा है, उसी तरह से जैसे ये अक्टूबर का बता दिया, तो जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा वो फॉर द मंथ अक्टूबर होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 का दिया हुआ है, प्रोसेस 2 का दिया हुआ है, फिनिश्ड स्टॉक दिया हुआ है। तो एक चीज बताओ, प्रोसेस 1 का जो ओपनिंग स्टॉक है क्या इसमें प्रॉफिट है, या फिर प्रोसेस 2 वाले में है, या फिर फिनिश स्टॉक में है, या फिर किसी में नहीं है? हेलो, प्रोसेस 1 में नहीं, प्रोसेस 1 में क्या प्रॉफिट है? नहीं, प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस 1 में कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये बिगिनिंग है। लेकिन प्रोसेस 2 और प्रोसेस फिनिश स्टॉक, ये दो जो बना हुआ है, ये तो प्रोसेस 1 से ही ट्रांसफर लिया था और इसने प्रोसेस 2 से लिया था। तो प्रोसेस 2 जो है इसमें प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा, इसके ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि लास्ट जो हम लोगों ने सम किया था उसमें प्रोसेस 2 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही तो नेक्स्ट बार प्रोसेस 2 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो उसमें तो प्रॉफिट होगा ही। तुम लोग वो लाइन चेक करोगे क्लोजिंग स्टॉक का, जहां पर हम लोगों ने यूनिटरी मेथड यूज किया, प्रॉफिट निकाला, तो वही प्रॉफिट तो नेक्स्ट बार ब्रॉट डाउन हो रहा है। यानी प्रोसेस 2 का जो ये 9000 है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हम लोग को अलग करना पड़ेगा कॉस्ट और प्रॉफिट को, और इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, कॉस्ट और प्रॉफिट को हम लोग को अलग करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल जो होता है इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये परचेज किया होता है, ये भी परचेज है, ये परचेज है, सॉरी ये वेजेस है जिसको हम लोग पेमेंट करते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता। ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी एक कॉस्ट है, इसमें भी नो प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, मतलब किसमें प्रॉफिट होगा? 3700 और 4500, 11250, तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, जबकि इसमें कोई भी प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज ये स्टार्टिंग है, इसमें सारा कॉस्ट इंक्लूडेड है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, ये देखो प्रोसेस 1 में नील बता दिया है, प्रोसेस 2 में कितना है 1500, ये बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि पिछले, जैसे ये अक्टूबर है यानी सितंबर का मुझे क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए, तभी जाके हम प्रॉफिट कर लिख पाएंगे। तो ये तो इंफॉर्मेशन देना ही चाहिए था। तो 9000 में अगर 1500 प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो बताओ कॉस्ट कितना होगा? 9000 टोटल है ना, इसमें अगर 1500 प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो कॉस्ट कितना होगा? 7500। 7500। इसी तरह से फिनिश स्टॉक के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। अब बोला है द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश, अच्छा ये प्रॉफिट का परसेंटेज बता दिया है, दोनों ही ऑन ट्रांसफर प्राइस। द स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, जो स्टॉक प्रोसेस हो रहा है उसे हम लोग प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करेंगे। प्राइम कॉस्ट मतलब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सारा मिला के प्राइम कॉस्ट होगा। उसके बाद ही हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कॉस्ट शीट में होता है। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1,40,000, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, सो द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसके लिए ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मतलब इस पे मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था। तो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाते हैं पहले। सिमिलर कॉलम होगा पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट टू ओपनिंग स्टॉक 7500 कॉस्ट में लिखेंगे, कोई भी प्रॉफिट नहीं है तो टोटल में हो जाएगा 7500। टू डायरेक्ट मटेरियल, तो सबसे पहले कॉस्ट में लिखेंगे 15000, कोई भी प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 15000। टू डायरेक्ट
वेजेस 11,200 और यहाँ पर भी हो जाएगा 11,200। अब टोटल करो, प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, इसका टोटल करो कितना हो जाएगा 33,700 और इसमें भी सेम हो जाएगा 33,700। अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वहां बोला है प्राइम कॉस्ट फॉर्मेट मेंटेन करने, तो क्लोजिंग स्टॉक था 3,700, तो ये कॉस्ट पे ही होता है 3,700। यहाँ पर भी लिखेंगे 3,700, तो माइनस करो 30,000 और फिर टू फैक्ट्री ओवरहेड को बाद में लगाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड क्योंकि प्राइम कॉस्ट फॉर्मेट मेंटेन कर रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड है 10,500 और यहाँ पर भी लिखेंगे 10,500, तो ये हो जाएगा 40,500 टू प्रॉफिट। अब मुझे बताओ तुम लोग प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले प्रोसेस में मेन प्रॉफिट कैलकुलेट ही गलत हो सकता है, बाकी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली तो हम लोग को जस्ट पुट ही करना है। बताओ कितना होगा प्रॉफिट, ये सब मैंने पुट कर दिया है 7,500, 15,000, 11,200, 10,500, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब बताओ 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस तो कितना होगा, बताओ 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस यानी बेस चेंज करना पड़ेगा, बताओ कितना होगा ट्रांसफर प्राइस और कॉस्ट, तो प्रॉफिट 25 3/4 दिया होगा 3/4, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो गया 75, तो 25/75 3/4 तो नहीं हो रहा है, 25 डिवाइडेड बाई 75 3 होगा ना, 1/3 होगा, 3/4 नहीं होगा, 1/3 हो रहा है, 1/3, तो 1/3 कैलकुलेट करो 40,500 पे 1/3 कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है 13,500 हाँ 13,500, तो प्रॉफिट में भी 13,500 जाएगा और टोटल कॉलम में आ जाएगा 13,500, कॉस्ट में तो कुछ नहीं होगा बिकॉज ये प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब टोटल करो, ये हो गया 54,000, ये हो जाएगा 40,500, ये हो गया 13,500 और यहाँ पर बाई प्रोसेस 2 टोटल लिख देंगे 54,000, 40,500 और 13,500 और इसका टोटल कर देंगे तो कॉलम क्लोज हो जाएगा। इसके बाद सेम तुम लोग प्रोसेस 2 के लिए अकाउंट बनाओ, जिसमें तुम लोग को ये लिखना है टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, ये वाला तो लिखना ही है, लेकिन उसमें एक ओपनिंग स्टॉक भी है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट को खुद से कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो प्रोसेस टू बनाते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है प्रोसेस टू का देखो ओपनिंग स्टॉक है 9,000 और इसमें जो प्रॉफिट है वो है 1,500, तो प्रॉफिट कॉलम में पहले लिख देते हैं 1,500 और टोटल में लिख देते हैं 9,000, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल मतलब क्या है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना, तो 1,500 अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट में चला जाएगा कितना माइनस करके 7,500 माइनस कर दो, आ जाएगा। फिर ये जो है ट्रांसफर, ये लिखेंगे टू ट्रांसफर प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर है 54,000 ये वाला लिख रहे हैं जो प्रोसेस 1 से ट्रांसफर है 40,500 और 13,500। अब बाकी देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा, बाकी लिखेंगे मेटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड और क्लोजिंग स्टॉक, तो मेटेरियल का कितना है ये लिखेंगे तो मेटेरियल जो है 15,750, तो कॉस्ट में लिखेंगे 15,750, प्रॉफिट कुछ नहीं, टोटल में 15,750। डायरेक्ट वेजेस जो है 11,250
प्रॉफिट कुछ नहीं, वेजेस में 11,250 टोटल में आ गया। अब ये सबको टोटल करोगे तो देखो आएगा 90,000 और इधर आएगा 75,000 और यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। देख लो टोटल करके। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो चेक करते क्लोजिंग स्टॉक कितना बताया। क्लोजिंग स्टॉक बताया 4,500। तो क्लोजिंग स्टॉक है हम लोगों का 4,500। इसे हम लोग को कहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस 2 है तो हमेशा इसे टोटल में ही लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। और फिर से यूनिटरी मेथड अप्लाई करो और बताओ कि कितना कितना होगा प्रॉफिट। यूनिटरी मेथड अप्लाई करो और बताओ कितना होगा प्रॉफिट। जैसा अभी किया था हम लोगों ने लास्ट सम में, कॉलम के साथ यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो। 90,000 में अगर 15,000 तो 4,500 में कितना होगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 4,500। 750। तो यहाँ पर आ जाएगा 750। अगर 750 प्रॉफिट है, टोटल इतना है, तो कॉस्ट कितना होगा जस्ट माइनस कर लो, फिर से यूनिटरी करने का जरूरत नहीं है। 4,500 माइनस कर लो 750 यानी आ जाएगा 3,750। तो 3,750 यहाँ बैलेंस करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब माइनस करके आएगा 85,500, 71,250, 14,250। अब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे जो है 4,500, इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4,500। तो टोटल करोगे तो ये 90,000, इस पे हो जाएगा 75,750 और यहाँ पर हो जाएगा 14,250। अब देखो प्रॉफिट कितना लगा के ट्रांसफर करने बोला है, यहाँ पर बोला है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो फिर से 20% बेस चेंज करो, तो 20 प्रॉफिट है, ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 100, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। तो 20/80 यानी 1/4 कैलकुलेट करना है। कितने पे 90,000 पे। तो 90,000 पे 1/4 कैलकुलेट करो तो आएगा 22,500 जो प्रॉफिट कॉलम में चला जाएगा बिकॉज हम लोग प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 22,500। अब टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा, ये टोटल इधर ट्रांसफर होगा बाय फिनिश गुड्स बोल के, फिनिश गुड्स स्टॉक बोल के। तो इसका टोटल 90 प्लस 22,500 तो 90,000, 1,12,500, 1,12,500। कॉस्ट उतना ही रहेगा 7,5,750 और प्रॉफिट हो जाएगा 22,500 प्लस 14,250 तो 36,750। यहाँ पर आ जाएगा 36,750। ये आ गया प्रोसेस 2। और फिनिश गुड्स, इसमें भी हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा। तो फिनिश गुड्स स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू ट्रांसफर। ट्रांसफर तो लिख लेते हैं 1,12,500, 7,5,750, 36,750 ये हो गया। और ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो, ओपनिंग स्टॉक है 22,500 और प्रॉफिट है 8,250। तो 22,500 टोटल में लिखेंगे 22,500 और प्रॉफिट में लिखेंगे 8,250। तो बाकी बैलेंस करके आ जाएगा, कितना आ रहा है माइनस कर लो, फिर इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। फोर्टीन टू फिफ्टी आएगा और ये दोनों को ऐड करेंगे। ये ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी था और इतना ट्रांसफर हुआ है तो टोटल स्टॉक कितना है 1,35,000, ये हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा 45,000। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना रखने के लिए बोला है, क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए बोला है
11,250। तो क्लोजिंग स्टॉक में रखो, टोटल में लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो 11,250 इसका प्रॉफिट निकालो फिर से यूनिटरी मेथड। अगर 1,35,000 के लिए 45,000 है तो 11,250 के लिए कितना होगा? कितना आ रहा है? 7500 तो इसमें आएगा अगर कॉस्ट के हिसाब से करेंगे। 45,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 इंटू 11,250 तो 3750 आ रहा है। देख लो एक बार। 3750। अगर ये 90,000 के बेसिस पे करोगे तो यहाँ 7,500 आएगा। कोई भी एक कर सकते हो। अगर 7,500 ले लोगे तो फिर इससे इसको माइनस करोगे तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,23,750 माइनस करके, यहाँ 82,500 माइनस के बाद यहाँ पर 41,250 और यहाँ पर जोड़ेंगे टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो नहीं बताया, सेल बता दिया। 1,40,000 में सेल हो रहा है तो 1,40,000 में अगर सेल हो रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा? 1,40,000 यहाँ सेल प्राइस, तो माइनस करके देखो 1,40,000 माइनस कर दो 1,23,750 तो बैलेंस करके 16,250 और यहाँ पर भी हो जाएगा 16,250। तो यहाँ पर 82,500, यहाँ पर 16,250 प्लस 41,250 57,500 और यहाँ पर बाय सेल बोल के तीनों डेटा तुम लोग को पुट कर लेना है। 1,40,000, 82,500 और 57,500 ये टोटल हो जाएगा। और इस केस में जब हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोग किस तरह से अनरियलाइज प्रॉफिट चेक करेंगे? देखो, प्रोसेस 1 में तो नील है, प्रोसेस 2 जो है यहीं पर बना हुआ है। प्रोसेस 2 का अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 750, ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड रह गया। और फिनिश गुड्स का कितना है? फिनिश गुड्स का है 3750। तो प्रोसेस 1 का नील, प्रोसेस 2 का 750 और प्रोसेस फिनिश स्टॉक का 3750 और टोटल करोगे तो 3750 प्लस 750 तो हो जाएगा 4,500। 4,500 होगा अनरियलाइज प्रॉफिट का टोटल। इसके नीचे तुम लोग लिख लो अनरियलाइज प्रॉफिट का टोटल। प्रोसेस 2 का 750 प्लस फिनिश गुड्स का 3750 तो टोटल करने पे आएगा 4,500। 4,500 ये हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। अच्छा, तो आज हम लोग जो नया चीज सीखे दैट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और मटेरियल 1-2 कब ट्रीट करना है उसका पॉइंट भी मैंने लिखवाया। तो प्रोसेस में जो है अगर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को एक बार छोड़ देते तो प्रोसेस में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक्सेप्ट जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो एक अलग कंसेप्ट में होगा। प्रोसेस में ये सब आता है, नॉर्मल प्रोसेस आता है, इंटर प्रोसेस आता है और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में फीफो वेटेड एवरेज ये आता है। तो ये जो इक्विवेलेंट वाला है उसमें हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम लोग और जो भी क्वेश्चन मुझे 4-5 करवाना है उसमें तुम लोग होमवर्क करोगे, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। और कुछ नया 1-2 पॉइंट है रॉयल्टी वगैरह का, तो उसका 1-2 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो पीडीएफ यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है ना, ये तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे तो तुम लोग इससे क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। जैसे सारा क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो तुम लोग ट्राई करोगे, जहां जहां प्रॉब्लम होगा हम बता देंगे। ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 12
को सबने नहीं किया, मुझे सिर्फ एक जन से ही आंसर मिला, मौसमी ने किया है। और ये जो देखो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोग को करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये सब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पहले भी हम लोगों ने किया था, वैसे कर सकते हो, जैसे स्टॉक था, प्रोसेस स्टॉक था, जैसे शायद ये वाला क्वेश्चन, ये तुम लोग का हो जाना चाहिए, ये फर्स्ट दिन वाला क्वेश्चन की तरह है। क्लोजिंग स्टॉक एट करंट, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है। यहाँ पर तुम लोगों को प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है, यहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है जो एकदम स्टार्टिंग में हम लोग सीखे थे। तो ये पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन, इसके बाद हम जो भी सेंड करेंगे तुम लोग वो कर पाओगे, एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो कौन सा नहीं करोगे वो हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करना है तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी करना है, 21 ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो छोड़ देना। 21 और 22 छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 21 और 22 को छोड़ के, और यहाँ मैंने 18 19 करवा दिया है। 18 19 21 और 22 छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। मैम आगे